राजकुमारी जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई रीत को अपना और अपनी माँ का गुजर बसर करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से रीत को कहीं नौकरी नहीं मिली। मजबूरी में उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने पड़े। एक दिन क्लब में जब रीत ने अपनी पुरानी दोस्त के साथ अपने बॉयफ्रेंड सनम को देखा तो उसका दिल टूट गया। सनम रीत को धक्के मारकर उस क्लब से बाहर निकालने को हुआ कि तभी किसी की आवाज़ आई, रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। सामने बिजनेसमैन टाइकून आदित्य बिंद्रा को देख सनम और रीत के दोनों के होश उड़ गए। किसी का एहसान ना लेने वाली रीत की जिंदगी में फिर से महलों का सुख लिखा था। क्या आदित्य बिंद्रा ही उसका सपनों का राजकुमार था? रीत के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो अचानक सड़क पर आ गई? क्या रीत और आदित्य की किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी? इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिंह बिल्डर्स में रीत बोले जा रही थी, अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो पापा की चिता भी ठंडी नहीं हुई और आप इस तरह से उन्हें बदनाम कर रहे हैं। मैं क्यों तुम्हारे पिता को बदनाम करूंगा? ये देखो, ये फोटोज, इनमें कुछ ऐसी हैं जो मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता। आखिर तुम्हारे पापा समान हूँ। और ये रही बैंक डिटेल्स, इसे देख लो। तुम्हारे पापा दिवालिया हो गए थे, सो उन्होंने अपने शेयर मुझे बेच दिए। अब ये मेरी कंपनी है। रीत ने जब सारे कागज देखे तो वो हैरान रह गई। ये गुप्ता पापा का बिजनेस पार्टनर था। उसके पापा सच में दिवालिया हो गए थे। उन पर शेयर बेचने के बाद भी 2 करोड़ का कर्ज था। उसने अपने पापा का सामान समेटा और कंपनी से निकल गई। उसने बाहर से कंपनी की तरफ देखा। कुछ लोग सिंह बिल्डर्स का बोर्ड उतार कर वहाँ गुप्ता बिल्डर्स का बोर्ड लगा रहे थे। वो भारी कदमों से घर की ओर चल दी। इधर सिंह मेंशन में रीत बचपन से पापा की प्रिंसेस थी। उनका घर बहुत बड़ा था, 15-20 कमरे थे। उसके अपने बेडरूम के साथ बड़े कमरे जितनी ड्रेसिंग रूम था, जिसमें हर स्टाइल के कपड़े, जूते, पर्स, गहने, घड़ियां और मेकअप का सामान भरा पड़ा था। बेडरूम की दूसरी तरफ स्टडी रूम था और बाथरूम का तो कहना ही क्या, हर सामान लगा था जो आम बंदा सपने में भी नहीं देख सकता। घर के सारे कमरे इसी तरह थे और 30 के करीब नौकर चाकर और 20-25 गार्ड। रीत घर आई तो नौकर उसके आगे पीछे घूमने लगे। कोई पानी लेकर आया तो कोई जूस तो कोई चाय। रीत ने पूछा, माँ कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में है, एक ने बताया। रीत माँ के पास पहुंची। माँ ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? रीत माँ के गले लगकर रो दी। कुछ देर रो लेने के बाद बोली, मम्मी सब खत्म हो गया। पापा दिवालिया हो गए। कंपनी बेचने के बाद भी 2 करोड़ का कर्ज बाकी है। माँ हम क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटा, मैं तेरे मामा से बात करती हूँ और मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, कोई तो हेल्प करेगा। मम्मी मैंने सबसे बात की, मामा ने तो साफ कह दिया कि उनके पास देने को कुछ नहीं है, तो बाकियों से क्या उम्मीद करते? रीत बोली। रीत की माँ ने फोन उठाकर अपने भाई को मिलाया। हेलो, कौन? भाभी, भैया कहाँ है? बात करनी है। क्यों, जो बात करनी है मुझसे कर लो। वो तो बेचारे सुबह से मुंह छुपाए बैठे हैं। लोग ना जाने दामाद जी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें छपी है अखबार में। इतनी बेशर्मी, इन लड़कियों पर ही पैसा उड़ा दिया। दीदी जी सच कहती हूँ, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपने भाई से तो मांगना भी मत, बेचारे खुद को भी बेच देंगे आपके लिए। पर सोचो दीदी, हमें भी तो बच्चे पालने हैं ना। कहकर उसने फोन काट दिया। माँ के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रीत ने माँ को चुप कराया। मम्मी ऐसा करते हैं, पहले घर खाली करते हैं, कल ये घर नीलाम हो जाएगा। मैंने सनम से कहा था, उसने 2-3 घर देख रखे हैं। मैं देखकर फाइनल करके आती हूँ, आप सामान पैक कर लीजिए। रीत जल्दी से उस जगह पर पहुंचती है जहां उसे सनम ने मिलने को कहा था। सनम उसका क्लासमेट था। अब पिछले 2 साल से उसका बॉयफ्रेंड है। बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और इंटेलिजेंट था। रीत टैक्सी से आई थी।
क्योंकि उनकी कारें नीलामी के लिए बैंक वालों ने अपने कब्जे में कर ली थी। रीत धूप में खड़ी सनम का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। उसने फोन किया तो फोन भी बंद आ रहा था। उसे लगा कि कोई काम पड़ गया होगा, सो वो खुद ही किराए के लिए मकान दिलाने वाले ऑफिस में चली गई। वो आदमी उसे मकान दिखाने ले गया। 2 कमरों का मकान था। रीत से वहां की बदबू बर्दाश्त नहीं हुई। वो बाहर निकलने लगी तो उस डीलर ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। वो किसी तरह वहां से छूटकर भाग निकली, बिना पीछे देखे बस भागे ही जा रही थी। फिर वो एक कार से टकरा गई। कार वाले ने उसे डांटा और वहां से निकल गया। वो फटे हाल अपने घर वापस आ गई। वो सीधे अपने कमरे में चली गई और खूब रोई। उसने जिंदगी का ये रूप कभी नहीं देखा था। ये इस जिंदगी का एक पहला सबक था कि कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना। अगले दिन घर की नीलामी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को वो माँ के पास आई और बताया कि घर का इंतजाम नहीं हुआ है। सभी नौकरों को पैसे बाद में लेना ये कहकर भेज दिया था। तब उनकी नैनी ने रोते हुए कहा, मैडम, मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है, मुझे आपने ही दिया था। मेरी तो आधी उम्र आपके पास गुजरी है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आप मेरे साथ उस घर में चलें, मुझे खुद से अलग ना करें। रीत अपनी माँ के साथ नैनी के घर आ गई। घर फर्स्ट फ्लोर पर था। रीत के घर से बहुत ही छोटा था, या यूं कहें कि उसके कमरे से भी छोटा था। दरवाजा लिविंग रूम में खुलता था। उसके राइट में किचन और एक छोटा सा स्टोर रूम था और लेफ्ट में टॉयलेट था। फिर डाइनिंग रूम के सामने 2 बेडरूम्स थे। नैनी ने उन दोनों को एक एक बेडरूम दे दिए और खुद अपना सामान स्टोर रूम में रख लिया। रीत की माँ ने कहा, रोजी, ऐसा करो, हम दोनों एक कमरा ले लेते हैं, एक कमरा तुम ले लो। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आपने और सबने बुढ़ापे के लिए मुझे ये घर दिया था। ये फर्नीचर, किचन का एक एक बर्तन सब आपके ही हैं। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो। अगले दिन उनका घर नीलाम हो गया। सब कुछ 2.5 करोड़ में बिका। 2 करोड़ बैंक ने रख लिए। बाकी से घर के नौकरों, गार्ड, ड्राइवरों और बाकियों का पैसा दिया गया। सब होने के बाद उनके पास सिर्फ 2 लाख ही बचे। इससे उन्होंने घर का राशन लिया, घर का सामान जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, 3 कमरों के लिए एसी। इन्हें पैसे बचाने तो आते ही नहीं थे, सो वो भी जल्द खर्च हो गए। शाम को बैठकर उन्होंने जब हिसाब लगाया तो उन्हें पता चला कि अब सिर्फ 50,000 के करीब ही बचे थे। रोजी ने उन्हें हिसाब करना सिखाया। रीत सोचने लगी। उसकी ग्रेजुएशन का आखिरी साल था, पर अब पढ़ाई कैसे कर सकती थी। उसने रोजी आंटी से अखबार मंगवाया। अखबार में उन्होंने नौकरियां तलाश की। अगले दिन वो बताए हुए पते पर गई, पर जहां भी गई वहां एक नौकरी के लिए हजारों लोग होते थे और सब उससे ज्यादा पढ़े लिखे। सारा दिन पागलों की तरह भूखे प्यासे घूमने पर भी उसे हर तरफ निराशा ही मिली। शाम को जब वो घर आ रही थी तो एक रेस्टोरेंट के बाहर एक नोटिस था, काम के लिए लड़का या लड़की चाहिए। वो पढ़कर वो अंदर चली गई। सामने से एक रेस्टोरेंट के मालिक ने पूछा, इससे पहले कहीं काम किया है? जी नहीं, रीत बोली। क्या काम कर सकती हो? जी, जो आप कहें। बर्तन साफ कर लोगी? हाँ जी, कर लूंगी। उसे 5,000 में बर्तन और सफाई का काम दे दिया गया और समय सुबह 7 से शाम 7 बजे का। उसने हाँ कर दी और कोई चारा ही तो नहीं था। ये उसने जिंदगी का दूसरा सबक सीखा। रोटी के लिए काम होना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। रीत ने घर आकर बताया, माँ, आंटी, मुझे काम मिल गया है। 5,000 रुपए 1 महीने का, ठीक है ना? शुरुआत के लिए ठीक है। वैसे काम क्या मिला है? माँ ने पूछा। जी, वो रिसेप्शनिस्ट का काम है, कहकर रीत अंदर चली गई। वो सोचने लगी कि किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। कहाँ वो 5,000 रुपए यूं ही फ्रेंड्स को दे दिया करती थी और कहाँ आज वो 5,000 रुपए महीने का मिलने पर इतना खुश हो रही है। जिंदगी का ये तीसरा सबक था कि पैसे की कद्र करो तो वो तुम्हारी कद्र करेगा।
पैसा है तब तक सब दोस्त हैं, बेगाने भी अपने हैं, और पैसा नहीं है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। रीत को सनम की याद आई। उसने फोन किया पर फोन लग ही नहीं रहा था, जैसे सनम ने इसे ब्लॉक कर दिया हो। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। ओह, तो ये भी बाकियों जैसा निकला। अगली सुबह रीत तैयार होकर समय पर रेस्टोरेंट पहुंच गई। बहुत ही बड़ा और मशहूर रेस्टोरेंट था, हर वक्त भरा रहता था। रीत को मालिक ने पहले सब सहकर्मियों से मिलाया। ये रिया, नमन, राघव और वो शमा है, ये सभी वेटर हैं। इनके अलावा 4 और लोग हैं। पार्ट टाइम जॉब करने वाले वो दोपहर में आते हैं, और वो 5 शेफ हैं। वो नीरा है रिसेप्शनिस्ट। चलो मेरे साथ आओ। ये किचन है और ये सिंक, यहाँ तुम्हें बर्तन साफ करने हैं। अब पहले सफाई कर लो, ठीक है? रीत ने सबको हेलो बोला और बर्तन धोने के लिए सिंक के पास खड़ी हो गई, पर उसे तो बर्तन ढंग से पकड़ने भी नहीं आते थे, धोने तो दूर की बात। तब रिया ने उसे समझाया कि ऐसे धोने हैं बर्तन। वो धीरे धीरे धोने लगी। वो बर्तन धो रही थी और रो रही थी अपनी किस्मत पर कि ये कैसा कैसा दिन उसे देखना पड़ रहा है। कुछ ही देर में वो थक गई। उसके नाजुक हाथों में छाले हो गए, पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था बर्तन बढ़ते जा रहे थे। वो बिना कुछ कहे बर्तन धोए जा रही थी। बीच में कुछ देर के लिए खाना खाने के लिए रुकी, पर उसके बाद फिर लग गई। रिया आई, उसने रीत का चेहरा देखा तो बोली, क्या बात है रीत, तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? उसने अभी पूछा ही था कि रीत बेहोश हो गई। मालिक उसे पास के ही क्लिनिक में ले गए। रिया भी साथ थी। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, देखिए लगता है इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस कारण ये बेहोश हो गई। तभी नर्स ड्रिप लगाने लगी तो देखकर हैरान हो गई। ये तो रीत सिंह है, सिंह बिल्डर्स वाले जो दलीप सिंह है ना, उनकी इकलौती बेटी। फिर उसके हाथ देखते हुए वो पूछने लगी, ये क्या हो गया इसको? आप लोग कैसे जानते हैं इसे? क्या ये उस सिंह बिल्डर्स के दलीप सिंह की बेटी है जो पिछले दिनों मरा है? रेस्टोरेंट के मालिक ने पूछा। हाँ, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं पहले इनके फैमिली डॉक्टर के पास काम करती थी। ये तो प्रिंसेस हुआ करती थी, नर्स ने बताया। रिया और मालिक दोनों हैरान थे। कभी रीत तो कभी नर्स को देख रहे थे। जल्द ही रीत को होश आ गया। उसने मालिक से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर प्लीज आप मुझे नौकरी से मत निकालना। मैं वापस जाकर सारे बर्तन धो दूंगी। बर्तन? अब हैरान होने की नर्स की बारी थी। कोई बात नहीं, पहले ठीक हो जाओ, फिर बात करते हैं। रिया, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम इसे लेकर आ जाना, मालिक बोला। रिया ने पूछा, तुमने खाना नहीं खाया था क्या? हाँ, खाने लगी थी पर बर्तन बहुत ज्यादा थे तो सोचा खत्म करके खा लूंगी, रीत बोली। इतने में रिया का मंगवाया हुआ खाना आ गया। ये लो, कुछ खा लो। रीत ने खाने के लिए रोटी जैसे ही सब्जी में डाली तो उसके जख्मों पर सब्जी लग गई। उसकी चीख निकल गई। वो हाथ पकड़कर रो पड़ी। नर्स ने उसके हाथों पर मरहम लगाया और उसे रोटी सब्जी मिक्स करके चम्मच के साथ खाने को दी। रीत बोली, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेखा है। ओह। पूरी तरह ठीक होने पर रिया उसे अपने साथ वापस रेस्टोरेंट ले आई। मालिक के ऑफिस में आकर बोली, महेश जी, अब ये ठीक है, पर इसके हाथ अब बहुत खराब हो गए हैं, अब ये बर्तन नहीं धो पाएगी। कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठो पहले। दोनों बैठ गई। तब महेश जी बोले, रीत, क्या तुम सिंह बिल्डर्स की बेटी हो? हाँ, रीत ने सर झुकाकर कहा। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये काम कहाँ आते हैं? तुम ये सब कर ही नहीं सकती। फिर कुछ रुक कर बोले, तुम क्लरिकल का काम कर लोगी? जी, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कंपनी में भेजता हूँ, मैं फोन कर दूंगा, ठीक है, चलेगा? हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो एड्रेस, मैं फ़ोन कर देता हूँ, और हाँ, ये लो तुम्हारे आज के काम के पैसे। रीत थैंक यू कहकर अपना सामान लेने चली गई। महेश ने फ़ोन किया। हेलो यार, एक काम था,
तुझे वो सिंह बिल्डर्स का पता है ना? उनकी इकलौती बेटी है रीत, बेचारी बहुत मुसीबत में है। खाने के लिए मेरे यहाँ बर्तन मांजने का काम तक करने को तैयार हो गई। आज आधा दिन किया भी, पर उस नाजुक सी प्रिंसेस से ये काम कहाँ हो सकते हैं। मुझे तेरा ख्याल आया, तेरी तो कई कंपनियां हैं, उसे कोई काम दे दे। तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ओह, लगता है मेरे दोस्त का दिल आ गया है किसी पर। हाँ, अरे नहीं यार, उसे देखकर अपनी बहन की याद आ गई। लगा कि अगर इसकी जगह वो होती तो। खैर तू छोड़, इसे तू काम दे देना। कहाँ भेजूं? लगता है अब तो मिलना ही पड़ेगा इस रीत सिंह से। ऐसा करना, हमारी कंपनी में भेज देना। रीत बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वहां उसे एक सूट बूट वाला आदमी मिला और बोला, मैं यहाँ के चेयरमैन का पीए हूँ, वो जरूरी मीटिंग में बिजी है। उन्होंने मुझे आपको काम बताने के लिए भेजा है, चलिए मेरे साथ। आप चाय कॉफी तो बना लेती है ना? जी हाँ। वो लोग टॉप फ्लोर पर थे। ये चेयरमैन सर का ऑफिस है। उनको उनकी सेक्रेटरी का काम दिया गया है। उनकी सेक्रेटरी 6 महीने की छुट्टी पर है, सो उतने टाइम आपको काम करना होगा। आपकी सैलरी सर बताएंगे। ठीक है सर। ये सर आज का काम है और ये लिस्ट है उन कामों की जो तुम्हें करने हैं। पीए सेठ ने उसे लिस्ट देते हुए कहा, फिर बगल के कमरे में आते हुए कहा, और ये है तुम्हारे बैठने की जगह। मैं चलता हूँ, चेयरमैन सर 4 बजे आ जाएंगे। रीत दरवाजे पर खड़ी कमरे को देख रही थी। रीत ने कुछ देर कमरे का जायजा लिया। एक आम ऑफिस की तरह टेबल, चेयर और उस पर रखी फाइल्स। रीत आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने मिस्टर सेठ की दी हुई लिस्ट पढ़नी शुरू की। पहला, सुबह 8 बजे आना। दूसरा, सर का रूम सेट करना। तीसरा, सारे दिन का काम नोट करना। चौथा, सर के आने पर कॉफी बनाकर देना। पांचवा, मिलने वालों को अपॉइंटमेंट देना, वगैरह वगैरह। उसने पढ़ते पढ़ते लिस्ट साइड पर रख दी। वो काफी थक गई थी। उसने इतना काम कभी नहीं किया था। वो कुर्सी से सर टिकाकर आराम करने लगी। उसे पता ही नहीं चला उसकी आंख कब लग गई। कंपनी का चेयरमैन आदित्य बिंद्रा था। वो देश के गिने चुने पूंजीपतियों में आते थे। देश में ना जाने कितने ही कारोबार थे इनके। आदित्य 26 साल का एक हैंडसम और स्मार्ट बिजनेसमैन था। वो पूरे बिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन था। उससे पहले उसके पापा थे और पापा के बाद सारे बिजनेस और घर की जिम्मेदारी उस पर पड़ गई। उसने बहुत ही छोटी उम्र में बिजनेस ना सिर्फ संभाला बल्कि इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कोई इसे गिरा तक ना सके। घर में वो 3 लेडीज को हैंडल करता, उसकी दादी, माँ और एक लाडली बहन। उसने सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से सहेज रखा था। आदित्य मीटिंग से वापस आ रहा था। मिस्टर सेठ बाकी का शेड्यूल बता रहे थे। वो कमरे में आकर बैठा। सेठ बोले जा रहा था, 6 बजे शॉपिंग मॉल की ओपनिंग में जाना है, फिर मिस प्रिया की बर्थडे पार्टी है, उसके बाद सिंघानिया ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ डिनर है। आदित्य चुपचाप सब सुन रहा था और फाइल्स देख रहा था। कुछ फाइल्स साइन करने के बाद वो बोला, ये फाइल डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में देकर आओ। मिस पॉल को डिटेल समझा कर आना, ठीक है? सेठ के जाने के बाद आदित्य ने अपने माथे को हल्के से दबाया। इतने काम काज से सर में दर्द हो गया था उसके। उसने मिस्टर सेठ को आवाज लगाई, फिर याद आया कि वो तो है ही नहीं। सो उसने खुद उठकर सेक्रेटरी के रूम में आकर कॉफी बनाने चल दिया। उसे ज्यादा लोग पसंद नहीं थे, सो उसकी फ्लोर पर उसके कमरे के अलावा मीटिंग रूम, लिविंग रूम, पीए का कमरा और सेक्रेटरी का कमरा था। सारी फ्लोर पर वो सिर्फ 3 ही लोग थे। उसने जैसे ही सेक्रेटरी का रूम खोला, उसकी नजर टेबल पर सर रखकर सो रही रीत पर पड़ी और एक पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया। पहले तो वो सोचने लगा कि ये कौन है, फिर उसे याद आया कि ये वही होगी, सिंह बिल्डर्स की बेटी जिसकी बात महेश कर रहा था। वो धीरे से टेबल के पास आया। उसने ध्यान से रीत का चेहरा देखा। गोरा चिट्टा रंग, सुंदर नयन नक्श, सोते हुए मासूम लग रही थी, बिल्कुल परी जैसी। उसने ध्यान से रीत का चेहरा देखा। आदित्य ने एक से एक सुंदर लड़की देखी थी, पर इतनी सुंदर लड़की वो पहली बार देख रहा था। उसकी नजरें रीत के चेहरे पर ही जम गई। फिर उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ी। हाथों पर छाले थे। उसे महेश की बात याद आ गई।
महलों की राजकुमारी को बर्तन मांजना पड़ा, तो ये हाल हो गया। फिर उसके मन में कुछ आया और उसने टेबल पर नॉक किया। रीत एकदम हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। तभी अचानक से आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रीत एक पल के लिए उसकी आंखों में खो सी गई। तभी धीरे से आदित्य ने उसे खड़े होने में मदद की और आदित्य बोला, तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं रखा गया है, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर मेरे रूम में लाओ। कहकर वो वापस अपने कमरे में चला गया। रीत को समझने के लिए कुछ देर लगी कि ये सब क्या हुआ। फिर उसे समझ आया तो वो जल्दी से कॉफी बनाने चल दी। वो कॉफी लेकर आदित्य के रूम में गई। उसने बड़े सलीके से कॉफी टेबल पर रख दी। वो जाने लगी तो आदित्य कड़क कर बोलने लगा, जब तक जाने को ना कहा जाए यहीं खड़ी रहो। रीत डर कर वहीं खड़ी रही। आदित्य को लगा था इसे कॉफी बनाने नहीं आती होगी, पर उसने जब कॉफी पी तो वो हैरान रह गया। कॉफी बहुत अच्छी बनी थी। उसने रीत से पूछा, सेठ से कल के शेड्यूल के बारे में पूछ लो, अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद घर जा सकती हो। कल से समय पर आना, ओके? अब जाओ। रीत जैसे ही जाने लगी वो फिर बोला, कॉफी अच्छी बनी है। रीत ने पीछे मुड़कर थैंक यू कहा और वापस आ गई। वो सोच रही थी कि वो चेयरमैन इतना हैंडसम और जवान। उसने तो सोचा था 50-60 साल का कोई बूढ़ा होगा। वो सोच रही थी कि डोर पर नॉक हुआ। मिस्टर सेठ था। वो खाने के लिए बर्गर लाया था। रीत को देते हुए बोला, ये लो खा लेना, और हाँ ये कल का शेड्यूल, और अच्छा ये खाकर तुम जा सकती हो, ठीक है? कहते हुए उसने एक कागज रीत को दे दी। रीत ने वो ले लिया और पूछा, आज के लिए इतना ही? हाँ, आज एक और दिन मैं अकेले संभाल लूंगा, कल से समय पर आना। रीत ऑफिस से बस लेकर घर आ गई। अब उसे बसों में सफर करना आ गया था। शुरू में बहुत दिक्कतें हुई। वक्त सब सिखा देता है। रीत घर आई। उसने आते ही माँ को गले लगा लिया और आंटी को भी पास बुलाकर कहा, ये लो माँ, ये लो आंटी, मुंह मीठा करो, और ये लो आज की मेरी कमाई, या यूं कह लो मेरी पहली कमाई। माँ और रोजी आंटी बहुत खुश हुए। फिर रीत ने उन्हें बताया, मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी ना, उसका मालिक बहुत अच्छा बंदा निकला। उसे जब पता चला कि सिंह बिल्डर्स वालों की बेटी हूँ तो उसने मुझे बहुत बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी लगवा दिया। वहाँ पर भी सब अच्छे हैं, काम भी अच्छा है और तनख्वाह भी यहाँ से ज्यादा है। रोजी बोली, चलो अच्छा हुआ, भगवान अच्छा लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। मैं कल चर्च जाकर गॉड का शुक्रिया करके आऊंगी। और रोजी आंटी क्या बनाया है? जल्दी जल्दी मेरे पेट के चूहे को कुछ दे दो, कब से धूम मचा रखी है पेट में। रीत को बेड पर लेटते ही नींद आ गई। वो सुबह अलार्म बजते ही उठ गई। जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंची। जब वो लिफ्ट के पास आई तो वहां खड़े बाकी के कर्मचारी उसे अजीब ढंग से घूर रहे थे। पहले तो उसे उन पर गुस्सा आया, मगर फिर उसने सोचा, इनका गुस्सा होना जायज है। ये इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं सिर्फ सिफारिश से उनसे बड़ी पोस्ट पर हो गई हूँ। ये लोग मुझसे घृणा तो करेंगे ही। तभी पीछे शांति सी हो गई। रीत ने पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य था। सब लोग उसे विश कर रहे थे। रीत ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा। उसने सर हिलाया और सीधा ऑफिसर्स लिफ्ट की तरफ निकल गया। फिर वो मुड़ा और रीत को बुलाया, रीत तुम इस लिफ्ट में आ जाओ। रीत उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चल दी। सब लोग वहीं खड़े खड़े बातें करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की दिखने में जितनी भोली है उससे कहीं ज्यादा शातिर है, जिसने चेयरमैन को प्रेम जाल में फंसाकर ये जॉब पाली। वरना इससे कितना ज्यादा तजुर्बे वाली लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं। और क्या, कल वो पियून बता रहा था कि ये 2 घंटे सर के साथ कमरे में रही। चलो हमें क्या। रीत आदित्य के साथ लिफ्ट में अकेली थी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। अजीब सा लग रहा था। धड़कन तो आदित्य की भी बढ़ गई थी, पर वो शो नहीं होने देता था। लिफ्ट रुकी तो पहले आदित्य उतर गया और बिना मुड़े अपने रूम में चला गया। रीत जल्दी से सामान रखकर उसके ऑफिस में गई। उसने सारा सामान सेट किया, फिर बोली, सॉरी सर, मुझे बसों की टाइमिंग पता नहीं थी, इसलिए लेट हो गई।
तुम बस से आती हो? आदित्य ने पूछा। जी। रहती कहाँ हो? जी, बुंदेल नगर में। वो तो बहुत दूर पड़ता होगा ना? नहीं सर, बस में बस 1 ही घंटा लगता है। बस का किराया कम है और टैक्सी का ज्यादा, इसीलिए बस से आती हूँ। रीत ने देखा कि अब वो कुछ नहीं कह रहा तो वो जाने लगी। ओके सर, मैं कॉफी लाती हूँ। आदित्य अपने काम में लग गया। सेठ ने कई फाइल्स साइन करने को दी। जब रीत कॉफी लेकर आई तो वो अभी साइन कर रहा था। वो कॉफी लेकर खड़ी रही। फिर साइन हो जाने के बाद उसने आदित्य को कॉफी पकड़ाई और जाने लगी तो वो बोला, कॉफी ठंडी है, मुझे गर्म कॉफी पसंद है, गर्म कॉफी लेकर आओ। रीत जल्दी से अपने रूम में जाकर दोबारा कॉफी बनाकर आदित्य का डोर नॉक की। अंदर से कम इन की आवाज आने पर वो कॉफी लेकर अंदर आई। उसने कॉफी टेबल पर रख दी। उसने आदित्य के हाथ से फाइल्स लेकर साइड पर रख दी और बोली, सर आप पहले कॉफी पी लीजिए, बाद में काम करिएगा। इतना कहकर रीत ने कॉफी उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दी। आदित्य उसके इस एक्शन से हैरान चुपचाप देखता रह गया। आज तक किसी ने आदित्य से ऐसे बात नहीं की थी, पर पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगा और वो कॉफी पीने लगा। रीत जाने लगी तो आदित्य ने रोक लिया। इधर आओ और ये फाइल्स लो और इन्हें डेट के हिसाब से रखना है। रीत ने फाइल्स की तरफ देखा। इतनी फाइल्स? वो अभी सोच ही रही थी कि वो फिर बोला, लंच टाइम तक कर देना। रीत ने अनमने ढंग से कहा, ठीक है सर। रीत सारी फाइल्स सेट करने लगी। उसे टाइम का पता ही नहीं चला। लंच टाइम भी निकल गया था। फिर इंटरकॉम बजा और आदित्य ने उसे ऑफिस में बुलाया। वो जल्दी से गई। वो बोला, तुम्हें जो काम दिया था हो गया? बस थोड़ी सी फाइल्स रह गई हैं। इस तरह कैसे काम करोगी? सारा दिन इतने से काम में लगा दिया तो बाकी कब होगा? मुझे कॉफी ला कर दो, फिर वो काम निपटाओ। मुझे इतने ढीले लोग पसंद नहीं कर सकती हो तो जॉब छोड़ दो। मैंने काम सिखाने का स्कूल खोल नहीं रखा है। और मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। रीत से पहले किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कभी उसके मम्मी पापा ने भी नहीं। उसके तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कॉफी बनाई और देने चली गई और इस चक्कर में बिना नॉक किए ही अंदर चली गई। आदित्य के साथ एक लड़की थी। उसने आदित्य को गले लगा रखा था। दरवाजा खुलने से वो अलग हुई। आदित्य ने फिर उसी लहजे में कहा, तुम बेसिक मैनर भी भूल गई? नॉक कौन करेगा? दोबारा जाओ, नॉक करके फिर आओ। रीत बोली, सॉरी सर कहकर रीत बाहर आई और नॉक किया। जब उसने कम इन कहा तो अंदर आई, कॉफी टेबल पर रखी और वापस जाने लगी। आदित्य फिर बोला, इधर आओ। रीत गई। जी सर। जब मेरे साथ कोई बैठा हो तो उसे हेलो हाय करो और चाय कॉफी पूछो। ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? हाँ, हेलो मैम, क्या लेंगी आप? आदि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए। चलो ना कहीं चलते हैं। वो लड़की स्टाइल से बोली। ओके चलेंगे। क्यों ना क्लब में पार्टी करे, महेश और वरुण को भी वहीं बुला लेते हैं। बहुत दिन हो गए हम इकट्ठे हुए। मैं कॉल करती हूँ। फिर रीत को देखकर बोला, तुम अभी तक यहीं हो? जाओ। रीत जल्दी से वहां से निकल आई। वो कमरे में आकर रोने लगी। आज सर को क्या हुआ है? बात बात पर गुस्सा हो रहे हैं और उस लड़की को तो कुछ नहीं कह रहे थे। वो लड़की आदित्य की बचपन की फ्रेंड थी। वो चारों एक साथ पले बढ़े थे। इसका नाम रश्मि था। वो बचपन से ही आदित्य को प्यार करती थी और महेश इससे प्यार करता था। आदित्य इसे अपनी छोटी बहन समझता था। रीत के जाने के बाद जाने क्यों रश्मि को उससे चिढ़ मच गई। उसने आदित्य से कहा, क्यों ना हम इसे भी साथ ले आए? हाँ, इसने तो कभी क्लब भी नहीं देखे होंगे। आदित्य को बात अच्छी लगी। उसने इंटरकॉम पर कॉल करके कहा, शाम को 5 बजे तैयार रहना, कहीं जाना है। और हाँ, अपने घर फोन करके बता देना। रीत ने घर फोन करके कह दिया कि वो लेट आएगी। फिर वो जल्दी से काम निपटाने लगी। रश्मि चली गई थी। शाम 5 बजे आदित्य रीत के रूम में आया और बोला, चलो। वो कार में बैठकर चल दिए। रीत को पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। वो गोल्डन क्लब पहुंचे तो उसे पता चला ये आदित्य का क्लब था।
वो अंदर गए तो सब विश कर रहे थे। आदित्य सीधे अपने रूम में गया। वहाँ सभी पहले से ही आए हुए थे। महेश को देखकर रीत खुश हो गई। वो बड़ी रिस्पेक्ट से मिली। महेश ने पूछा, क्या हाल है? ये कमीना ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? रीत ने जवाब दिया, नहीं नहीं सर तो बहुत अच्छे हैं, मुझे ही काम करना नहीं आता, धीरे धीरे आ जाएगा। वरुण ने खुद ही अपना इंट्रो कराया। रीत ने उससे भी हंसकर बात की। वरुण को वो पहली नजर में पसंद आ गई। वो रीत से बोला, मैंने तुम जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। महेश बोला, इसकी बात मत सुनना, ये हर लड़की से यही कहता है। और सभी हंस पड़े। आदित्य पास बैठे ऐसे शो कर रहा था कि वो उनकी बातें सुन ही नहीं रहा, जबकि उसका ध्यान उनकी बातों में ही था। वो चारों बिलियर्ड्स खेलने गए। रीत चुपचाप साइड में बैठी थी। वरुण ने उससे कहा, तुम भी आ जाओ, अगर नहीं आता तो इधर आओ, मैं सिखाता हूँ। रीत के मना करने पर भी वो उसे खींचने लगा। तब रश्मि बोली, वरुण तुम्हारा टेस्ट भी ना, ये मिडिल क्लास वालों को क्या पता बिलियर्ड्स के बारे में। आदित्य और महेश को बुरा लगा। महेश चुप रहा, मगर आदित्य बोला, रीत यहाँ आओ, लो तुम मेरी बारी खेलो। हाँ, रीत आ गई। उसने एक ही हिट से आधी बॉल्स डाल दी और दूसरी बार में गेम ओवर। सब देखते ही रह गए। आदित्य को आइडिया था कि इसे खेलना आता है, पर ये इतना अच्छा खेलती है ये नहीं पता था। महेश भी बोला, वाह रीत, तुमने तो कमाल कर दिया, कहाँ से सीखा? मेरे पापा अक्सर खेला करते थे, उन्होंने ही सिखाया था। बोलते हुए रीत की आंखें भर आई। उसने मुंह घुमाकर आंसू साफ कर लिए, पर आदित्य ने देख लिया था। वो कुछ बोला नहीं। रीत फिर जाकर बैठ गई। तभी वहां सनम आ गया। उसके साथ रीत की पुरानी फ्रेंड थी। वो रीत को देखकर बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो इतनी रूडली और जोर से बोली कि सब उसकी ओर देखने लगे। आदित्य और बाकी तीनों भी एकदम से मुड़े उसे देखने के लिए। मैंने सुना तुम किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांजती थी। एक बर्तन मांजने वाली इतने बड़े क्लब में कैसे आ गई? सनम देखो तो इसे। कामिनी बोले जा रही थी। रीत की नजर सनम पर टिकी थी, जो चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। रीत का दिल रो रहा था, पर उसने आंसू आंखों तक नहीं आने दिए। वो इन्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। महेश आगे आने लगा कुछ कहने के लिए, पर आदित्य ने उसे रोक दिया। वो देखना चाहता था कि रीत कैसे रिएक्ट करती है। रश्मि मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी चाल कामयाब हो गई। उसे कहीं से पता लगा था कि रीत अब आदित्य के ऑफिस में है, सो वो वहां गई थी। उसने देखा कि आदित्य और महेश इसकी ज्यादा केयर कर रहे हैं, सो इसने ये चाल चली। ये और कामिनी एक दूसरे को जानती थी। कामिनी ने ही इसे रीत के बारे में और सनम और रीत के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताया था। वो खुश हो रही थी रीत को जलील करा के। रीत ने कामिनी को देखा ही नहीं और उठकर सनम के पास गई और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। सनम मुंह पर हाथ रखकर गुस्से से बोला, रीत। कामिनी रीत को थप्पड़ मारने लगी तो रीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम जैसे मतलबी लोगों से दूर हो। अच्छा हुआ जो मेरी ये हालत हुई। मुझे तुम लोगों की असलियत का पता चला। चाहे मैं बर्तन मांज कर पैसे कमाऊं, वो मेरा अपना पैसा है। तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसे पर रौब नहीं मारती मैं। और तुम सनम, बचपन से तुम मेरे साथ थे। मेरी हर बात तुम्हें पसंद थी। कितना प्यार करती थी मैं तुम्हें। हर एक चीज जो आज तुम्हारे पास है मेरी दी हुई है। याद है तुम्हारे जरा से कहने पर मैंने तुम्हें पापा से कहकर इटली से जो तुम्हारे लिए घड़ी मंगवाई थी? कितनी पागल थी मैं। हमारे साथ जब ये सब हुआ तो मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा था। मैं तुम्हें फोन करती रही, तुमने फोन नहीं उठाया तो मैंने सोचा कि तुम पढ़ने में बिजी होगे। पर अच्छा है तुम्हें यहां मिली मैं। कहकर रीत ने मुंह फेर लिया। उसने अपने आंसू साफ किए। आदित्य और बाकी तीनों बुद्ध बने उसे देख रहे थे। रश्मि ने कामिनी को इशारा किया। कामिनी ने फिर गुस्से से रीत को थप्पड़ मारा और बोली, तुम होती कौन हो मेरे सनम को ऐसा बोलने वाली?
वो तो शुरू से मेरे साथ था, तुम ही उसके पीछे पड़ी थी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इधर आओ, ये लड़की कब से परेशान कर रही है, इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड आ गए। वो रीत को निकालने के लिए उसकी ओर बढ़ ही रहे थे, तभी आवाज आई, रुक जाओ, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये आदित्य था। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब उसे देखा तो एकदम से रुक गए और सिर झुकाकर विश किया। वो बोला, इन दोनों को निकाल दो और ध्यान रहे ये दोबारा यहाँ ना आ सके। ऐसे कैसे तुम हमें निकाल सकते हो? मेरे पास वीआईपी पास है इस क्लब का। तुम होते कौन हो हमें निकालने वाले? सिक्योरिटी गार्ड, इसकी बात मत सुनो, उस लड़की को निकालो, कामिनी ने पास दिखाते हुए कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आपको नहीं पता ये हमारे बॉस हैं, ये क्लब इन्हीं का है, इनके पास कैंसिल कर दो। आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। रीत आदित्य की ओर देख रही थी। उसे लगा नहीं था कि वो इसकी मदद करेगा। रश्मि आदित्य के पास आई और बोली, आदि, हमें इनसे क्या मतलब, छोड़ दो, जाने दो इन्हें। ये बाहर जाकर तुम्हारे बारे में गलत बातें करेंगे और कामिनी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम्हें कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। एक सेक्रेटरी के लिए ऐसा मत करो। रश्मि, तुम ये बात कह रही हो? ये मेरे साथ यहाँ आई है, इसे प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं इतना भी ना कर पाऊं तो लानत है मुझ पर। तुम मेरे बिजनेस की चिंता मत करो, इन जैसे लोगों से मैं बात भी ना करूं, बिजनेस तो दूर की बात है। आदित्य ने उसी गुस्से में कहा। रश्मि, तुम चुप ही रहो, उसे हैंडल करने दो, महेश बोला। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया और उनका पास भी कैंसिल कर दिया। आदित्य रीत के पास गया। ठीक हो, दिखाओ कहाँ लगी? रीत ने जो आंसू इतनी देर तक रोक रखे थे वो दरिया की तरह बह निकले। उसने बच्चों की तरह अपने बाजू से अपने आंसू पोंछे। आदित्य को उसका भोलापन देखकर प्यार आ रहा था। वो बोला, जाओ मुंह धो कर आओ। रीत के जाने के बाद आदित्य ने महेश से कहा, सारा मूड खराब हो गया, अब चलते हैं, तुम लोग भी जाओ। महेश, तुम रश्मि को घर छोड़ देना। ओके, तुम रीत का ख्याल रखना, महेश बोला। रश्मि को आदित्य पर गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने इसकी कोई बात नहीं काटी थी, आज इस रीत के कारण नहीं मानी, पर वो आदित्य के सामने अच्छी बनी रहना चाहती थी। सो वो बोली, अच्छा आदि, मैं चलती हूँ, मैंने जो भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा, अगर बुरा लगा हो तो I'm सॉरी। हाँ, उसने कान पकड़कर कहा। आदित्य बोला, कोई बात नहीं, मैं जानता नहीं क्या तुम्हें? हाँ, अच्छा ओके बाय, चलो महेश, कहकर रश्मि महेश के साथ चल दी। वरुण, जो इतनी देर से चुप था, आदित्य के पास आकर बोला, ये रीत सिंह बिल्डर्स की बेटी है। मैं सोच रहा था कि देखी देखी लग रही है, खैर अच्छी लड़की है, ध्यान रखना, ग्रेट चॉइस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब रीत वापस आई तो सब जा चुके थे। आदित्य अकेला ही बैठा था। टेबल पर खाना लगा था। वो बोला, बैठो, कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रीत चुपचाप खाना खाने को बैठ गई। दोनों बिल्कुल शांत थे, इतने शांत कि उनकी दिल की धड़कन, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। आदित्य देख रहा था कि रीत कितनी तमीजदार लड़की है। उसके खाना खाने के तरीके से उसकी परवरिश का पता चलता है। वो खाने के दौरान बात नहीं करती थी। उसने थोड़ा सा खाया, फिर बोली, बस मैंने खा लिया। फिर कुछ देर रुककर बोली, सर, मैं आज के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से आपका और आपके फ्रेंड्स का प्रोग्राम खराब हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ आ जाएंगे। इट्स ओके, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और गलती उनकी थी जो वो यहाँ आए। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड? हाँ जी सर, पूछिए जो भी पूछना है। वो सनम तुम्हारा एक्स था क्या? अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। हाँ सर, हम दोनों बचपन से साथ पढ़े थे। उसके पापा मेरे पापा की कंपनी में वर्कर थे। बचपन से मेरे पापा मेरे कहने पर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते आए थे। फिर 2 साल पहले उसने मुझे गर्लफ्रेंड बना लिया। मैं उससे बचपन से प्यार करती थी। उसके लिए
कुछ भी कर सकती थी, पर जब से हमारी किस्मत बदली सब बदल गया। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। रीत ने रोते हुए कहा, देखो तुम रो मत, हम पैसे वालों की यही प्रॉब्लम है। हर कोई हमें अच्छे ढंग से ट्रीट करता है, पर हमारे लिए नहीं, हमारे पैसों के लिए। तुम मानोगी नहीं, मैंने भी प्यार में धोखा खाया है। वो लड़की, मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकता था, पर उसने मेरी जगह पैसों को चुना और वो मेरी जिंदगी से चली गई। उसके बाद मैंने सोच लिया और अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी को अपने पास ज्यादा आने ही नहीं देता। तुम भी ऐसा ही करो, खुश रहोगे। जी सर, थैंक यू। आपसे बात करके मन हल्का हो गया मेरा। देखो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, उसके बारे में सोचो। अच्छा चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं। कार वहां से चली तो सीधे घर आकर रुकी उसके। सारे रास्ते उन्होंने बस एक बार बात की, वो भी आदित्य ने उससे घर का पता पूछा था। कार से उतरकर रीत ने थैंक यू कहा और वहां से चली गई। आदित्य उसे जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था, अजीब लड़की है, अंदर आने को भी नहीं कहा। फिर आदित्य वहां से चला गया। रीत ने अंदर आते ही कहा, आंटी मैं खाना खाकर आई हूँ, आप दोनों खा लो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। कहकर वो अपने कमरे में चली गई। आदित्य ने घर पहुंचते ही सेठ को फोन किया, मुझे 2 बंदों की जानकारी चाहिए और जो भी उन्होंने आज क्लब में किया उसकी भी छानबीन करके पता लगाओ कि वो जानबूझकर किया या इत्तेफाक से हुआ। आदित्य का घर बहुत ही बड़ा था, जैसा फिल्मों में होता है। अंदर आते ही बड़ा सा हॉल है, उसके एक कॉर्नर में किचन और डाइनिंग रूम है, उसकी दूसरी तरफ टॉयलेट था, सामने बड़ी सी सीढ़ियां थी, ऊपर 5 बेडरूम थे और उससे ऊपर भी 5-6 कमरे थे। घर में लिफ्ट भी थी। वो बात करते अंदर आया तो सामने माँ बोली, आज बहुत दिनों के बाद सही वक्त पर आए हो, आओ खाना खा लो। नहीं माँ, मैं खाना खाकर आया हूँ। दादी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, तेरे बच्चे खिलाए बिना नहीं मरूंगी। कब कर रहा है मेरा ये सपना पूरा? शिवानी, तुम कुछ कह रही थी, कुछ लड़कियां देखी हैं तुमने? हाँ जी मम्मी जी, देख तो रखी है, कई लड़कियां हैं, पर इसे तो कोई पसंद आए तब ना। आदित्य की माँ शिवानी बोली। हद है दादी, और आप मम्मी, आप भी ना, मैंने कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, पहले अंजू दीदी की शादी करो, फिर बाद में मेरी शादी की सोचना। तुम सिर्फ अपनी बात करो, मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। आदित्य की बड़ी बहन अंजू बोली और उठकर चली गई। इस लड़की से तो बात करना भी मुश्किल है, बिल्कुल अपने पापा जैसी है, दादी बोली। आदित्य, तुझे दादी की ये इच्छा पूरी तो करनी पड़ेगी। मैंने तेरे कमरे में कुछ लड़कियों की फाइल्स रखी है, एक बार तो देख ले, इनमें से एक लड़की पसंद कर ले, माँ बोली। आदित्य बिना बोले अपने कमरे में आ गया। वो सीधा वॉशरूम चला गया। नहाने के बाद वो फाइल्स देखने लगा। सब लड़कियां बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां थी। आदित्य उन्हें देख रहा था और उसे नजर में रीत आ रही थी। हर फोटो से रीत की ही फोटो लग रही थी। उसने फाइल बंद की, दोबारा खोली, फिर रीत दिख रही थी। उसने सोचा, ये मुझे क्या हो गया? उसे लगा सारा दिन रीत के साथ था, इसीलिए उसे हर लड़की में रीत दिख रही थी। उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई। रीत सुबह उठी तो उसका बदन दर्द कर रहा था। उसे लगा कि थकावट की वजह से है। वो उठी, तैयार हुई और ऑफिस पहुंच गई। उसने रोज की तरह आदित्य का रूम सेट किया और कॉफी लेने चली गई। जब वो कॉफी लेकर आई तो आदित्य आ चुका था। उसने कॉफी लेकर रीत से कहा, गुड मॉर्निंग, ऐसा करो वो सहानी एंड सन्स की फाइल लेकर आओ। रीत फाइल लेकर आई और बोली, सर ये लीजिए। उसकी आवाज में भारीपन था। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी सर, वो कल रोने की वजह से ऐसे हो गई है। तुम्हें कहा तो था कि पुरानी बातें भूल जाओ, रोने से कुछ नहीं हासिल होगा। और उस घटिया बंदे के लिए क्या रोना, बल्कि खुश होना चाहिए कि उससे बच गई तो। फाइल पढ़ते हुए आदित्य बोल रहा था, सुनो, वो रेक में से फाइल कवर लेकर आओ। उसने कवर लाकर आदित्य के आगे की। आदित्य का ध्यान फाइल पढ़ने में था। उसने कवर पकड़ा तो गलती से
रीत का हाथ टच हो गया। उसने एकदम से रीत की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? उसने रीत को अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। माथा गर्म था। तभी दरवाजा खुला, सेठ आया था। वो अंदर का सीन देखकर ठिठक गया और बोला, आप अपना काम कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। तब आदित्य को कुछ एहसास हुआ। उसने झट से अपना हाथ हटाया और सेठ को आवाज दी। सेठ वापस आया। जी सर, गुड मॉर्निंग, कहिए। कार निकालो, उसने कार की चाबी सेठ को देते हुए कहा। फिर उसने रीत को पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। रीत हैरान परेशान उसकी तरफ देखकर बोली, कहाँ सर? आदित्य लिफ्ट से निकला। उसने रीत का हाथ पकड़ रखा था। सुबह का वक्त था, स्टाफ वाले आ रहे थे। सब उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कभी आदित्य को किसी लड़की के साथ खड़े भी नहीं देखा था। वहीं आदित्य आज लड़की का हाथ पकड़े उसे लिए जा रहा था। सारे ऑफिस में खबर फैल गई। लोग खिड़कियों से झांक कर देखने लगे। आदित्य ने सेठ की कार की चाबी ली और बोला, तुम पीछे संभालना, मैं रीत को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। सर नहीं, रहने दीजिए, मैं दवाई ले लूंगी ना। आदित्य कहाँ सुनने वाला था। उसने रीत को कार में बिठाया और चल दिया। ऑफिस में सभी उनके बारे में बातें करने लगे। एक लड़की जो खिड़की से देख रही थी, उसने उनकी फोटो खींच ली थी। उसने वो फोटो किसी को सेंड कर दी। कुछ ही देर में उसका फोन बजने लगा। हेलो, कौन है ये लड़की? आदि, इसको कहाँ ले जा रहा है? आंटी, ये आदित्य की नई सेक्रेटरी है। अभी 2-4 दिन ही हुए इसे यहाँ है। कल भी आदित्य और ये साथ में गए थे और आज भी। ये लड़की कुछ ज्यादा ही तेज है। आदित्य तो इसके जाल में फंसता जा रहा है, संध्या बोली। तुम ध्यान रखा करो, तुम्हें इसी काम के लिए रखा है वहां, बाकी मैं देख लूंगी, कहकर उसने फोन काट दिया। किसी ने पीछे से पूछा, शिवानी किससे बात कर रही हो? माँ कुछ नहीं, वो पार्लर वाली का था। शिवानी, आदित्य की माँ बोली, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हारी आवाज सुनी तो डर गई कि इतनी सुबह किसका फोन आया है, इसीलिए उठ गई। आदित्य की दादी ने कहा, चलिए वहां बैठते हैं। नहीं, मैं पहले ब्रश कराऊं, कहकर दादी चली गई। फोर्टिस हॉस्पिटल। आदित्य रीत को लेकर डॉक्टर के पास गया। ये उसके दोस्त का हॉस्पिटल था। उसका दोस्त डॉक्टर दीपक वहां आया। हेलो, क्या बात है? इसे चेक करो, तेज बुखार है, आदित्य ने कहा। दीपक ने उसे चेक किया, फिर बोला, बुखार ज्यादा ही है, कब से है? जी मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने नर्स को कहा, इन्हें अंदर ले जाकर ड्रिप लगा दो, और हाँ, ये कुछ टेस्ट लिखे हैं, करवा लेना। नर्स से कहकर दीपक आदित्य से बोला, आदि कब से है बुखार इसे? अगर थोड़ी देर और ना लाते ना तो और भी बिगड़ सकता था। मुझे पता नहीं, इसने बताया ही नहीं। ये तो अगर मैं ना देखता तो पता ही नहीं चलता, आदित्य बोला। कमाल है यार, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान भी नहीं रख रहे हो। नहीं डॉक्टर, ये मेरे बॉस हैं। इससे पहले कि आदित्य कुछ बोलता, रीत ने झट से कह दिया। कहना तो आदित्य ने भी यही था, पर उसे रीत का ये कहना बुरा लगा। उसने गुस्से से रीत को कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें पता नहीं था कि बुखार है? इस हालत में ऑफिस आने को किसने कहा था? वो मैंने सोचा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे काम पर आते हुए, अगर छुट्टी करूंगी तो आप। रीत बोलते बोलते रुक गई। हाँ हाँ कह दो, यही कहना चाहती हूँ ना कि मैं गुस्सा होता। अरे मैं क्या तुम्हें जल्लाद दिखता हूँ? मैंने कभी तुम्हें कुछ ऐसा कहा है? पर तुम सबको ये दिखाना चाहती हो कि मैं कितना बुरा बॉस हूँ। ये तो आज मुझे गलती से पता लग गया, वरना तुम कहाँ बताने वाली थी? ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरा मतलब है कि सब मुझे ही दोष देते ना। आदित्य गुस्से से बोले जा रहा था। दीपक चुपचाप आदित्य को देख रहा था। उसने इसे किसी लड़की के लिए इतना फिक्रमंद होते देखा ही नहीं था। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। आदित्य, दीपक, उसकी बहन रश्मि, वरुण और महेश, पांचों बचपन से एक साथ पले बढ़े थे। दीपक एक सेमिनार अटेंड करने बाहर गया हुआ था, इसीलिए उस दिन क्लब नहीं गया। जब आदित्य रीत को बोल रहा था तो रीत चुप रही, पर वो तो बचपन से सबकी लाडली थी, तो उससे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। इसलिए जब भी कोई जरा सी ऊंची आवाज में बोलता तो वो रो पड़ती। अब भी उसकी आंख भर आई। जब दीपक ने देखा तो वो रो रही है तो वो बोला,
क्या हुआ? कुछ दुख तो नहीं रहा है ना? नहीं नहीं, रीत ने धीरे से कहा। आदित्य भी उसके पास आया। उसे कुछ महसूस हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। जब नर्स टेस्ट के लिए खून निकालने लगी तो रीत ने डर कर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। अगर उसके पापा जिंदा होते तो वो वही कह देती, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे डर लगता है। पर अब वक्त बदल गया है। अब वो नखरे नहीं कर सकती। अब उसके नखरे सहने वाला कौन है? आदित्य को रीत की पकड़ से पता लग रहा था कि वो डर रही है, तो उसने एक हाथ से उसका हाथ कस के पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसकी आंखों पर रख दिया। दीपक को लग रहा था मानो कोई रोमांटिक मूवी चल रही हो। उसने साइड से आदित्य का वीडियो बना लिया। बाद में उसने 5 वाले ग्रुप में डाल दी। मैसेज पर मैसेज आने लगे। महेश ने मैसेज किया, ये कब का है? दीपक का मैसेज आया, अभी का है। वरुण ने मैसेज किया, वाह आदि तो बड़ा हो गया। फिर रश्मि बोली, क्या हुआ इसे? दीपक ने कहा, तेज बुखार है। महेश का मैसेज आया, ओ बेचारी रीत। वरुण ने मैसेज किया, क्या ये रीत है? उससे कहना मैं बहुत बिजी हूं, नहीं तो जरूर आता। वरुण का मैसेज आया था ऐसा। आदित्य का फोन मैसेजेस के कारण बार बार बज रहा था, पर उसका ध्यान रीत पर था। जिस जगह से खून निकाला था, नर्स ने रुई रखकर उसे पकड़ने को कहा था। आदित्य वहीं पकड़कर खड़ा था। नर्स कब की चली गई थी? मैसेज आते ही जा रहे थे। ये लड़की भी ना जब से आई है, आदि को कोई ना कोई मुसीबत लगी ही रहती है, रश्मि ने कहा। अरे यार, उसमें उसका क्या कसूर? महेश ने मैसेज किया। फिर वरुण का मैसेज आया, बेचारी की किस्मत ही ऐसी है। दीपक ने फोन बंद कर दिया और उन दोनों की तरफ देखा। ड्रिप लगने से रीत को कुछ आराम आ गया होगा, तो वो सो गई थी। पर आदित्य अब भी उसका हाथ पकड़कर खड़ा उसे देख रहा था। दीपक उसके पास आया और उसे उसका हाथ छोड़कर बाहर आने को कहा। आदित्य ने दीपक से बाहर आते ही पूछा, क्या हुआ? मुझसे क्या पूछता है? मुझे तो तू बता कि हुआ क्या है तुझे। दीपक ने तुझे शब्द पर जोर देते हुए कहा। मुझे क्या होना है? अच्छा भला तो हूं, आदित्य बोला। जब से तू आया है तब से देख रहा हूं, तू इस लड़की की ज्यादा ही केयर कर रहा है। वैसे तो तू कभी किसी लड़की की ओर देखता भी नहीं है। चक्कर क्या है? दीपक ने शरारती मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। नहीं यार, कुछ नहीं, बस तरस आता है इस पर। इतनी नाजुक, भोली और शरीफ है। तुम्हें पता है, ये सिंह बिल्डर्स की बेटी है। बचपन से अब तक पैसों में खेली है। कभी ग्लास का भी पानी उठाकर नहीं पिया होगा इसने। और किस्मत ने ऐसे दिन दिखाए कि इसे महेश के रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने पड़े। वो तो महेश को इसकी असलियत का पता चल गया तो उसने मेरे पास भेज दिया। पैसा जाते ही सब छोड़ गए। क्या फ्रेंड, क्या बॉयफ्रेंड। बस इसे देखकर सोचता हूँ कि किस्मत ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर इसके पापा गलत थे तो बुरे दिन वो देखते। इस बेचारी का क्या कसूर? आदित्य ने कहा। रीत सपने में अपने पापा के साथ हाथ पकड़े कहीं जा रही थी, पहाड़ों पर। अचानक उसके पापा उसका हाथ छोड़कर चल दिए और उसके देखते देखते गायब हो गए। वो आवाजें लगाती रह गई। उसकी आंख खुल गई। उसने आसपास देखा तो याद आया कि वो हॉस्पिटल में है। तभी उसे दीपक की आवाज सुनाई दी। वो किसी को कह रहा था, अच्छा मुझे नहीं पता था इसके साथ ये सब हुआ। मुझे तो लगा कि तू रीत को प्यार करता है। प्यार? नहीं नहीं, तुम भी क्या क्या सोचते हो। मैं भला उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो वो बस उससे हमदर्दी है। तरस आ जाता है उसकी शक्ल देखकर। वैसे भी मुझे इस टाइप की लड़कियां नहीं पसंद। मुझे तो बोल्ड लड़कियां पसंद है, इतनी कमजोर दिल की नहीं, आदित्य बोला। रीत अंदर सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल एकदम से बैठ गया। उसे लगने लगा कि शायद आदित्य उसे पसंद करता है, इसीलिए उसे खुद हॉस्पिटल लेकर आया। अगर मेरी परवाह ही नहीं थी तो सेठ को भेज देता। मेरे साथ क्यों मुझे झूठी आस दिलाई? पर अच्छा हुआ मुझे पहले ही सब पता लग गया। अब दिल किसी से नहीं लगाऊंगी, किसी से आस नहीं रखूंगी। टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो आंखें बंद कर ली।
एक आंसू फिर भी साइड से निकल गया। दीपक और आदित्य के साथ नर्स भी थी। उसने कहा, सर टेस्ट जमा करा दिए हैं, रिपोर्ट्स शाम तक मिलेंगी। सर ये ड्रिप खत्म हो गई, दूसरी डोज लगा दूं? हाँ लगा दो। फिर आदित्य से बोला, इसके परिवार को बता देते। मुझे किसी का नंबर नहीं मालूम है, ये उठ जाएगी तो इसी से पूछकर फ़ोन कर दूंगा। सिस्टर ऐसा करना, इनके लिए खिचड़ी ले आना, दीपक ने नर्स से कहा। आदित्य रीत की चादर ठीक कर रहा था। उसने उसकी आंख से बहता आंसू देखा। उसके दिल को झटका सा लगा। उसने हाथ बढ़ाकर आंसू पोंछ दिया। जैसे ही उसने छुआ, रीत की धड़कन रुक गई। उसने आंखें खोल ली। आदित्य भी एकदम ठिठक गया। सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। जी कोई बात नहीं सर, आप वापस ऑफिस चले जाते, आज आपकी ज़रूरी मीटिंग थी ना। रीत ने खुद को संभालते हुए कहा। वो तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाता? आदित्य की बात सुनकर दीपक ने सोचा, हाँ मैं तो भूत हूँ जो सुबह से तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा हूँ। आदित्य को कुछ महसूस हुआ। उसने दीपक की तरफ देखा। कुछ कहा तुमने? नहीं। शुक्र है तुम्हें याद है मैं भी यहाँ हूँ। मैंने सोचा तुम भूल गए जो उसे अकेला छोड़कर जाने से डर रहे हो। मेरा मतलब है मैं हूँ ना, आप अपना ऑफिस का काम देखिए। ये आखिरी लाइन इसने धीरे से कहा ताकि रीत ना सुन ले। आदित्य ने उसे घूर कर देखा। वो अनदेखा करके रीत के पास चला गया। अब बदन दर्द कैसा है? कुछ चाहिए हो तो मुझे कह देना, मैं यही हूँ। डॉक्टर कितना समय यहाँ और रहना पड़ेगा? मैं घर फोन करके किसी को बुला लेती हूँ, रीत ने कहा। रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, फिर भी आज रात तो रुकना ही पड़ेगा। बुखार उतरा नहीं है अभी। ओह ठीक है, मैं फ़ोन कर लेती हूँ। जब उसे फ़ोन की याद आई तो उसे याद आया कि वो अपना फ़ोन तो ऑफिस में ही भूल आई। उसने आदित्य से कहा, सर मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए ना प्लीज़, घर फ़ोन कर दूँ, फिर आप भी चले जाइएगा। आदित्य ने फ़ोन दे दिया, पर जाने क्यों वो वहीं रहना चाहता था और रीत उसे भगाए जा रही थी। आखिर ये समझती क्या है? उसे रीत पर गुस्सा आ रहा था। रीत ने घर पर फ़ोन किया। आंटी ने उठाया। हेलो, कौन? किससे बात करनी है आपको? आंटी ने अनजान नंबर देखकर पूछा। आंटी मैं रीत बोल रही हूँ। रीत की आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही थी और वो कुछ बताने से डर भी रही थी कि माँ घबरा जाएगी। आदित्य ने फ़ोन ले लिया। हेलो जी, मैं रीत का बॉस बोल रहा हूँ। उसे बहुत तेज़ बुखार था, सो उसे फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। उसे शायद रात भर रखना पड़े। जी ठीक है, मैं यहीं हूँ, आप पहुँचकर फ़ोन कर दीजिएगा, रीत ने कहा। वो आ जाएंगे, आप जाइए अपना काम कर लीजिए। दीपक पास ही खड़ा था। उसे हंसी आ गई, पर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी को रोकने के लिए खांसने लगा। फिर आदित्य से बोला, हाँ दी मैं हूं ना, अगर कोई दिक्कत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, है ना रीत? दीपक जिस ढंग से बोला आदित्य को अच्छा नहीं लगा। वो बोला, कोई बात नहीं, उन्हें आ जाने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। रीत तुम आंखें बंद करके सो जाओ, हम दोनों बाहर यही हैं। जरूरत हुई तो बेल बजा देना, ठीक है? दीपक ने कहा और आदित्य को लेकर बाहर आ गया। सच में बहुत प्यारी है रीत। पहले मैंने ध्यान से नहीं देखा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम उसे पसंद करते, पर जब तुमने कह दिया कि ये तुम्हारी टाइप की नहीं है तो मेरा उसको देखने का नजरिया बदल गया। वो भाभी वाली फीलिंग खत्म हो गई और बेबी वाली फीलिंग आने लगी। तुम्हें क्या लगता है वो पसंद करेगी मुझे? दीपक बोलता चला गया। आदित्य ने गुस्से से कहा, नहीं, तुम उसके टाइप के नहीं हो। अगर होते भी ना तो तुम जैसे को मैं उसके पास नहीं आने देता। हर दिन, हर दूसरे दिन तुम्हारा प्यार बदल जाता है। आज मीना तो कल सीमा, फिर सुलेखा, जिया, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है तुम्हारी। तुम तो दूर ही रहना उससे, समझे? मुझ में तो कोई कमी नहीं है ना, मैं तो ठीक हूं उसके लिए। तभी वरुण हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए आते हुए बोलता है, यार क्या है ये? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? आदित्य ने हैरानी से पूछा। तुमने फोन नहीं देखा क्या? अच्छा पीछे हटो, मुझे उसे देखना है। मेरी तो जान ही निकल गई जब पता लगा कि रीत हॉस्पिटल में है। दीपक अब कैसी है वो? यार सॉरी, पर वो मेरी पसंद है।
तुझसे पहले मैंने उसे देखा था, इसीलिए तेरा नंबर मुझसे बाद में आएगा, वो भी अगर वो मुझे मना करेगी तो। वैसे कोई चांस नहीं है, मेरे जैसा कोई हैंडसम जो नहीं है यहाँ पर। रीत अंदर उनकी बातें सुन रही थी। वो हैरान हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। आदित्य को छोड़ सभी अजीब है। उसे लगा कि शायद मजाक कर रहे हों। कैसी हो रीत? अब क्या हाल है? तुम्हें कुछ चाहिए? मैं लाकर दूं? हाँ, मैं लाकर दे दूंगा, वरुण ने उसे गुलदस्ता देते हुए कहा। रीत को छींक लग गई। दीपक और आदित्य भी अंदर आ गए। आदित्य भागकर उसके पास आया। क्या हुआ रीत? रीत की छींक रुक ही नहीं रही थी। उसने फूलों की तरफ इशारा किया। आदित्य को समझ आ गया कि इसे फूलों से एलर्जी है। उसने वरुण से कहा, ये फूल बाहर फेंक कर आओ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर। वरुण हैरान होकर फूल लेकर बाहर चला गया। थोड़ी दूर पर उसे एक नर्स मिली। उसने वो फूल उसे दे दिए। असल में जिसके लिए लाया था उसे इनसे एलर्जी थी। अगर तुम चाहो तो तुम रख लो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, सपना, नर्स ने फूल लेते हुए कहा। वाह, जैसी सूरत वैसा नाम। अफसोस, मुझे भी काम है सपना, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कहकर वरुण वापस कमरे में आया। आदित्य रूम में सैनिटाइजर छिड़क रहा था। उसने वरुण पर भी छिड़क दिया और उसे बाहर जाने को कहा। दीपक उसकी हरकतें देख रहा था। इससे साफ पता लग रहा था कि सिर्फ केयर ही नहीं, बहुत कुछ और है। वो वरुण को बाहर ले आया। अरे यार, मुझे क्या पता था कि उसे फूलों से एलर्जी है। भला लड़कियों को भी एलर्जी हो सकती है, वो भी फूलों से। इतनी दूर से आया और कमीना मिलने भी नहीं दे रहा। वरुण गुस्से से बोला, वरुण, मुझे लगता है आदि को रीत से प्यार हो गया है, पर वो ये बात खुद भी नहीं जानता। दीपक ने वरुण को बताया। क्या सच्ची? प्यार, वो भी अपने आदि को? क्या बात कर रहे तू? तुझे गलतफहमी हो गई है। अपनी रश्मि इतनी सुंदर है, उसने कितनी कोशिशें की इसे मनाने की, पर इसने उसे साफ कह दिया, तू मेरी छोटी बहन है, कभी किसी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं, जबकि कितनी लड़कियां इसके पीछे दीवानी है। वो ठाकुर की लड़की जिसे इसकी माँ ने इसके लिए चुना, उसे भी भाव नहीं देता ये। इतने सालों में नहीं हुआ तो अब 26 साल का होकर कैसे प्यार हो गया इसे? मैं अभी जाकर बात क्लियर करता हूँ, वरुण बोला। मैंने तुझसे पहले ही पूछ लिया, पर ये बोला कि मुझे उससे हमदर्दी है, बस और कुछ नहीं। पर उसकी हरकतें साफ बताती है कि उसे रीत से प्यार हो गया है, दीपक ने बताया। चलो अच्छी बात है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है, रीत अच्छी लड़की है, वरुण बोला। फिर दोनों ने खिड़की से कमरे में झांका। आदित्य रीत के पास खड़ा धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। वरुण भी ये देखकर हैरान हो गया। आदि इतना दरिया दिल कभी नहीं था। ऐसा तो इसने कभी अपनी दादी का ख्याल भी नहीं रखा, कहकर उसने उनका फोटो खींच लिया। आदित्य सोई हुई रीत को ध्यान से देख रहा था। कितनी प्यारी, मासूम और सुंदर है। गोल गोल चेहरा, काले घने लंबे बाल, चेहरे पर बच्चों जैसी स्माइल, जैसे कोई अप्सरा आकाश से उतर आई हो। आदित्य ने ना चाहते हुए भी उसके माथे से उसके बालों को पीछे किया और उसके लंबे बालों में हाथ फेरने लगा। दीपक और वरुण खिड़की से देख रहे थे। अचानक वरुण का हाथ खिड़की से टकरा गया। आदित्य का ध्यान भी भंग हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर खिड़की पर कोई नहीं था। वो देखने के लिए बाहर आया, वहां भी कोई नहीं था। वरुण और दीपक सामने खड़े बातें कर रहे थे। आदित्य को देखकर पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? मुझे लगा कोई खिड़की पर था, आदित्य बोला। नहीं तो, यहाँ तो कोई नहीं था, हम तो यही हैं। तुझे वहम हुआ होगा आदित्य, दीपक ने अपनी धड़कन काबू में रखते हुए कहा। हाँ हाँ, ये सच कह रहा है, कोई नहीं आया यहाँ, वरुण बोला। इतने में आदित्य का फोन बजा। उसने फोन उठाया। हेलो जी, ठीक है, मैं आता हूँ नीचे, आप गेट के पास ही रुकिएगा, आदित्य ने दीपक से कहा। रीत की मम्मी आ गई, इसका ध्यान रखना, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, कहकर आदित्य चला गया। उसने फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन पर जो मैसेज देखे उसने खोले तो उसमें वो वीडियो और सबकी चैट थी जो नीचे जाते वक्त पढ़ रहा था। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था, पर उसने वीडियो खोलकर बार बार देखने को चाहा, पर जाने क्यों उसे अच्छा लग रहा था। वो नीचे पहुंच गया था। उसने कॉल करके इधर उधर देखा। सामने 2 लेडीज फोन पर खड़ी थी।
एक फोन पर बात कर रही थी। वो उनके पास गया। वो रीत की माँ थी और उसकी आंटी थी। वो उन्हें ऊपर ले आया। रास्ते में उसने रीत के बारे में उसे बताया। वो बोला, आप घबराई नहीं, वो ठीक है, बुखार था वो अब उतर गया है, बस दोबारा ना हो जाए इसीलिए रात भर रखना पड़ रहा है। थैंक यू बेटा, पर ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल होगा ना, आंटी बोली। आप इसकी चिंता ना करें, कंपनी इसका खर्च उठाएगी, आदित्य ने कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आंटी बोली। आदित्य रीत की माँ को देख रहा था। उसने कपड़े तो रईसों वाले पहन रखे थे, पर चेहरा मुरझाया सा था। वो परेशान थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। आदित्य ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आप चिंता ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। इतना सुनते ही उसकी माँ रो पड़ी। आदित्य ने उनके कंधे को थपथपाया। वो कमरे तक पहुंच गए। दोनों भागकर अंदर गई। रीत उन्हें देखकर रो दी। माँ भी रो पड़ी। आदित्य की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है। वो तो अपनी किस्मत पर रो रही थी कि और क्या क्या देखना बाकी है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद रीत ने आदित्य से कहा, सर अब आप जाइए, आपके बहुत सारे काम पड़े हैं। ओके, मैं चलता हूँ। उसने नजर भर रीत को देखा। रीत भी उसे ही देख रही थी। उसका इस तरह देखना रीत को अंदर तक हिला दिया। क्या मतलब है इस नजर का? आदित्य ने दीपक को उसका ध्यान रखने को कहा और जाने लगा। तभी उसे वीडियो याद आया। उसने वीडियो दीपक को दिखाते हुए पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें इसमें देखकर पता नहीं लग रहा? मैं एक बॉस होने के नाते उसकी केयर कर रहा हूँ। सबके सब पागल इकट्ठे हो गए हो तुम लोग। हाँ, अब जा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो कॉल करना। और तुम, कोई काम नहीं है तुम्हें? चलो मेरे साथ, कहकर आदित्य वरुण को साथ लेकर चला गया। दीपक हैरान, ये क्या था? वो नाराज नहीं हुआ? कमाल है, वीडियो देखकर भी वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा पहले करता था। आदि सच में बदल गया है। आदित्य ऑफिस वापस आया तो सब उसे अजीब ढंग से देख रहे थे। वो अपने कमरे में गया। सेठ ने आकर दरवाजे पर नॉक किया। वो बुलाने पर अंदर आया। सेठ बोला, मीटिंग सफल रही, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये ऑफिस वालों को क्या हुआ? मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे? आदित्य ने पूछा। वो आप सुबह रीत को पकड़ कर ले जा रहे थे ना, तो लोगों ने गलत समझ लिया। सेठ डरते डरते बोला। गलत समझ लिया? क्या गलत समझ लिया? हाँ, आदित्य ने गुस्से में पूछा। वो लोग कह रहे थे आप दोनों का लव रिलेशन है। क्या? सर आप गुस्सा ना हो, मैं संभाल लूंगा, सबको बता दूंगा कि क्या हुआ था। सेठ बोला, नहीं रहने दो, इन्हें जो सोचना है सोचने दो। सर, रीत अब कैसी है? ठीक है सर, उसका सामान यहीं पड़ा है, मैं लंच टाइम में दे आऊंगा और उसकी खबर भी ले आऊंगा। सामान रहने देना, मैं दे के आ जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाना। फिर कुछ देर बाद बोला, ऐसा करना, छुट्टी होने पर मेरे साथ ही चलना। शाम को रीत को दोबारा बुखार हो गया था। दीपक ने चेक करके ड्रिप लगवा दी थी। रीत की माँ वही थी और आंटी घर चली गई थी खाना लेने को। माँ बहुत परेशान थी कि आखिर रीत को हुआ क्या है। उसने दीपक से पूछा, डॉक्टर क्या बात है, बुखार दोबारा क्यों हो गया? अभी कुछ नहीं कह सकते, रिपोर्ट्स आ जाएंगे फिर देखते हैं, दीपक ने कहा। माँ रीत के पास बैठी उसका सिर सहलाने लगी। छुट्टी होते ही आदित्य सेठ के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने आकर माँ को प्रणाम किया और रीत के पास चला गया। आदित्य ने पूछा, अब कैसी है तबीयत? ठीक है। ठीक कहाँ है? बुखार फिर से हो गया है। डॉक्टर से बात की थी तो वो कहते हैं कि रिपोर्ट्स आने पर पता चलेगा, रीत की माँ बोली। ओह, कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लेता हूँ, आदित्य बोला। सेठ भी अंदर आ गया। उसने भी रीत का हालचाल पूछा, फिर उसे उसका सामान दे दिया। वो वहां बैठा उनसे बातें करने लगा। दीपक रिपोर्ट्स लेकर आया तो आदित्य को देखकर ठिठक गया। तू फिर आ गया? लगता है कंपनी में काम नहीं रहा जो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पड़े रहते हैं। हाँ, दीपक ने मजाक किया। शट अप, रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? इससे बुखार क्यों हो रहा है बार बार? हाँ, आदित्य ने पूछा। दीपक बोला,
पेट में इन्फेक्शन हो गई है, शायद खाने पीने से होगी। वैसे भी बचपन से इतने ऐशो आराम में रही है, एकदम सा बदलाव खराब करता है ना। कितने दिन लगेंगे? 5 दिन तक इन्फेक्शन की दवाई देकर दोबारा टेस्ट करवाएंगे, फिर पता लगेगा। इतने दिन यही रहना पड़ेगा, रीत बोली। अब ठीक होने के लिए रहना तो पड़ेगा ही, दीपक ने कहा। आदित्य कुछ देर बैठकर चल दिया। सेठ भी उसके साथ ही आ गया। आदित्य का घर। आदित्य की माँ शिवानी ने उससे अंदर आते ही फोन दिखाते हुए पूछा, कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है तेरा उससे? हाँ, पहले से पानी तो पी लेने दो, तुम तो आते ही शुरू हो जाती हो। हाँ, अंजू ने कहा। क्या बात है, मुझे भी तो पता चले। दादी भी आ गई, उन्होंने भी आते ही पूछा। आदित्य माँ का फोन देखते हुए कहा, ये आपको किसने भेजी? आप मेरी जासूसी करती हैं? आप इस तरह लोगों के कहने पर मुझ पर शक करेंगी? हद है माँ, आप भी बस। अरे इसमें क्या है, लड़की ही तो है, अपना आदि जवान है। और तो क्या लड़की का हाथ पकड़ लिया तो क्या हुआ? दादी हमेशा की तरह आदित्य का साथ देते हुए बोली। फिर धीरे से आदित्य से पूछा, वैसे ये है कौन? ये मेरी सेक्रेटरी है, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, सो इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। इतनी सुबह? माँ ने कहा। मेरा मतलब है ये लड़की नाटक कर रही होगी। आजकल की लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाने के लिए ऐसा करती हैं। नहीं, वो ऐसी नहीं है। उसने तो बुखार होने के बावजूद भी छुट्टी नहीं ली। अब दीपक के हॉस्पिटल में है, पेट में इन्फेक्शन हुआ है उसके। 5 दिन लगेंगे ठीक होने में। कुछ देर रुक कर फिर बोला, दीदी पता है वो सिंह बिल्डर्स की बेटी रीत है, अचानक हुए हादसे ने उसकी ये हालत कर दी है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, मैंने भी सुना था उसके बारे में, अंजू बोली। माँ भी शांत हो गई। दादी बोली, चलो छोड़ो ये बातें, आओ खाना खा ले। अपने कमरे में बैठा आदित्य फोन में दीपक द्वारा भेजे गए वीडियो को देखे जा रहा था। वो रीत का चेहरा देख रहा था। फिर उसे एहसास हुआ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों रीत के बारे में सोचे जा रहा हूँ? कहीं जो दीपक कह रहा था वो सच तो नहीं? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया उससे? वो काफी देर सोचता रहा, फिर कब सो गया उसे ही पता नहीं लगा। सपने में भी उसे रीत ही दिखती रही। अगले दिन वो सुबह तैयार होकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। रीत उसे देखकर हैरान रह गई। ये फिर आ गया? उसने पूछा। सर आप, कल तुम ठीक नहीं हुई थी ना, इसीलिए मिलने आया था। क्यों, मैं आ नहीं सकता? आदित्य बोला। अरे नहीं बेटा, इसका तो बुखार ने दिमाग खराब कर दिया, इसलिए ऐसा पूछ रही है। रीत की माँ ने रीत को आंख दिखाते हुए कहा। वो भी आदित्य से कहा। आदित्य को खुद भी अजीब लग रहा था कि वो क्यों बार बार रीत के पास आ रहा है। वो दीपक के पास गया। दीपक ने उसे देखते ही पूछा, तुम यहाँ? ओह हाँ, रीत की खबर लेने आए होंगे है ना? हाँ आया हूँ। इसमें ऐसा रिएक्ट करने की क्या बात है? मैं अपनी सेक्रेटरी की खबर लेने नहीं आ सकता क्या? पहले वो भी पूछ रही है, अब तुम भी पूछ रहे हो। हाँ, आदित्य ने कहा। नहीं यार, बात वो नहीं है। तू इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट, तू अगर एक मामूली सी सेक्रेटरी की खबर लेने आएगा तो अजीब ही लगेगा ना। बात और अजीब भी लगती है अगर वो लड़की हो तो। दीपक बोला। तुम तो हद करते हो यार, अगर इसकी जगह सेठ होता तो भी मैं ऐसा ही करता। अच्छा छोड़ तू इन बातों को, तू ये बता कैसी है तबीयत उसकी? आदित्य ने पूछा। यार अभी कल शाम ही तो तूने पूछा था, अब इतनी जल्दी क्या फर्क पड़ेगा? वैसी ही है जैसे कल थी। हद है, कल जब मैं आया था तब से 12 घंटे 45 मिनट 36 सेकंड हो गए और तुम कहते हो कि इतना समय? अगर मरीजों को ढंग से देख नहीं सकते तो बंद कर दो ये हॉस्पिटल। आदित्य ने गुस्से से कहा। दीपक चुप हो गया। उसे पता था अगर वो अब और बोला तो आदित्य पर उल्टा ही असर होगा, सो वो बोला, मुझे ओपीडी में जाना है, बाद में बात करेंगे। वो जल्दी से वहां भाग निकला। आदित्य आवाजें देता रह गया। उस दिन के बाद आदित्य हॉस्पिटल नहीं आया, ना ही उसने फोन किया। रीत को हॉस्पिटल में पूरा हफ्ता रखा गया। अब वो बिल्कुल ठीक थी। डिस्चार्ज के वक्त दीपक ने हिदायत देते हुए कहा, देखिए हमेशा फिल्टर वाली पानी पीना,
जहां तक हो सके घर का खाना खाना और बुखार होने पर ये वाली दवाई लेना। और सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत का ध्यान रखना। जब लगे कि ठीक नहीं है तो मेरे पास आ जाना। उसने बड़े प्यार और अपनेपन से समझाया। दीपक ने आदित्य को फोन किया। आदि, रीत की आज छुट्टी हो गई है, वो घर जा रही है, कल से ऑफिस आ जाएगी। दीपक, मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ और अभी 2 दिन बाद ही आऊँगा, सो उससे कह देना वो 2 दिन और रेस्ट कर ले और आने से पहले मुझे फ़ोन करके पता कर ले। आदित्य ने कहा, तुम खुद उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेते? क्या उस दिन मेरी बात इतनी बुरी लग गई तुम्हें? तुम गलत नहीं कह रहे थे, मेरा इतना ज़्यादा केयर करना अजीब था, बुरा क्यों लगेगा? दोस्तों की बातों का मैं बुरा नहीं मानता, कहकर आदित्य ने फ़ोन कट कर दिया। रीत जब जाने लगी तो दीपक ने कहा, आदि का फ़ोन आया था, कह रहा था वो बिजनेस ट्रिप करके बाहर है, तो इसलिए तुम्हें भी 2 दिन घर पर आराम करने को ही कहा है, बाकी तुम उससे फ़ोन करके पूछ लेना। जी ठीक है। रीत ने राहत की सांस ली। उसे लग रहा था कि कहीं उस दिन की बात का आदित्य ने बुरा तो नहीं मान लिया। जो खबर सर पूछने नहीं आए, अगर बाहर जा रहा था तो भी बता तो सकता था ना। रीत के मन में कई सारे ख्याल आ रहे थे। रीत ने 2 दिन रेस्ट किया। दूसरे दिन शाम को वो सोच रही थी कि मैं कल जाऊं या नहीं। फिर उसने फ़ोन मिलाया। हेलो सेठ सर, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कल मैं आऊं या नहीं। सर, रीत पूछ रही है वो कल आए या नहीं, सेठ ने आदित्य से पूछा। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पूछा, उसने तुम्हें फ़ोन किया है, आ जाए? सर कह रहे हैं आ जाना। फ़ोन रखकर रीत ने अगले दिन की तैयारी शुरू की। उसने अपने कपड़े तैयार कर रखे थे, फिर बैग तैयार किया। आदित्य आज ही वापस आया था। उसे लगा था कि रीत उसे फ़ोन करके पूछेगी, पर उसने उसकी जगह सेठ को कॉल किया। क्या मुझसे बात करना इतना बुरा लगता है उसे? क्या मैं खा जाता उसे? इस सेठ को तो भगा ही दूं। वो सोच रहा था और सेठ को घूर रहा था। जब सेठ ने देखा तो वो घबरा गया। सर को भी पता नहीं क्या होता है। मुंबई की बरसात की तरह इनके मूड का भी पता नहीं चलता। उसने कहा, सर मैं प्रमोशन में जाकर आता हूँ। वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। जब वो नीचे PR डिपार्टमेंट में जा रहा था तो उसे बातें सुनाई दी। कोई बोल रहा था, जब से प्रेसिडेंट उस दिन उस नई सेक्रेटरी को लेकर गए, उस दिन से वो ऑफिस नहीं आई। लगता है वो प्रेसिडेंट के साथ ट्रिप पर गई होगी। दूसरा बोला, ये लड़कियां तो अमीर बंदों को फंसाने का मौका ही ढूंढते रहती हैं। सेठ ने आगे आकर उन्हें रोका। क्या कह रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, हम तो काम की बात कर रहे थे। सेठ को सभी जानते थे और उनसे डरते भी थे। घबरा कर बोले, जो बकवास कर रहे थे उसे यही बंद कर देना। अगर प्रेसिडेंट को बता दिया ना तो कहीं काम नहीं मिलेगा। नहीं, सॉरी, गलती हो गई। प्रेसिडेंट को मत बताना। दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।